बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नादरीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 424 मुलाहिज़ा फरमाएं। बुधनाथ स्तूपा की मौजूदगी के बायस ये वादी बुधनाथ वैली कहलाती है। वैली में मेरा एक महफूज ठिकाना है जहाँ तुम बेफिक्री से जितना चाहो वक्त गुजार सकते हो। इस गुफ्तगू के दौरान में काशानूक ने टैक्सी को मुख्तलिफ सड़कों पर गुजारते हुए बिलाखिर रिंग रोड पर डाल दिया। बुधनाथ का स्तूपा शहर के शुमाल मशरकी हिस्से में आखिरी किनारे पर वाक़ था। उसके जुनूब में काठमांडू का तई भून इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। ये सारा इलाका मेरा देखा बाला था। मुख्तसर बातचीत के बाद काशानूक खामोश हो गया तो मैं लीयान की तरफ मुतवज्जो हो गया। बुधनाथ वैली तक पहुंचने में अभी काफी वक्त बाकी था। मैंने उससे कहा, तुम बोर तो नहीं हो रही हो? मेरी सब्सार पर उसने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा और धीमे लहजे में बोली, नहीं, बोरियत वाली क्या बात है? ठीक है, तुम बैठो, मैं आता हूँ। मैंने सरसरी लहजे में कहा। वो चौंक उठी। तुम कहाँ जा रहे हो वैदान? अभी वापस आकर बताता हूँ, मैंने कहा। उसकी उलझन दो चांद हो गई। मैंने मानीखेज अंदाज में उसकी तरफ देखा और टैक्सी की निशस्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। उसे मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। वो अब मेरी सादत की आदी हो गई थी। उसे ये तो मालूम नहीं था कि मैं बंद आंखों के पीछे कौन सा खेल खेलता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि मैं ध्यान ज्ञान करता हूँ। वो मेरी बहुत सी देखी और अनदेखी सलाहियतों से यकसां तौर पर मुतासर थी। जानूस ने मुझे जो 3 पोस्ट कार्ड तस्वीर दिखाई थी उनमें एक तस्वीर जोगिंदर पाल की भी थी। मैं जोगिंदर की ताज़ा तरीन खबर लेने का इरादा रखता था। मुझे शक था कि इसराइली झंडे वाली गाड़ी के अलावा जो 2 गाड़ियां शेवाली स्ट्रीट में दाखिल हुई थी उनमें जोगिंदर पाल और उसके आदमी भी हो सकते थे। इस वक्त इसराइली एम्बेसी में रब्बी के इशारे पर एक हलचल सी मची होगी। देखना तो ये चाहिए था शिवाली स्ट्रीट के बंगला नंबर J200 में क्या हो रहा है। जोगिंदर पाल के माहौल तक मैं पहले भी रसाई हासिल कर चुका था, लिहाजा इस सिलसिले में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं था। और उसके खतोखाल को ज़ेहन में लाते ही मैं तीसरी आंख के तवज्जो से बंगला नंबर J200 में पहुंच गया। वहाँ एक अफरा तफरी बची हुई थी। कोई दर्जन भर अफराद इधर से उधर चकराते फिर रहे थे। यकीनी बात थी कि उन्होंने विजय, राजेश, जानूस, टैन, खारवे, कलाडिया और उसी कोठी गार्ड की लाशें दरियाफ्त कर ली होंगी जो लियान के हाथों लुगमा अजल बना था। जोगिंदर पाल को जानूस के जरिए बंगले में मेरी सरगर्मी की इतला मिल गई थी। इसके अलावा मैंने रब्बी के गुसीले पिए से जिस अंदाज में बात की थी वो भी मेरी कारकर्दगी को समझने के लिए काफी था। मैं सब कुछ छोड़कर जोगिंदर पाल से चिपक गया, जो चिट्टी चमड़ी वाले 2 अफराद के साथ एक कमरे में कोई खुफिया मीटिंग कर रहा था। उन दोनों सफेद फार्म अफराद का ताल्लुक यकीनन इसराइली एम्बेसी से था। मैं उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू तो नहीं सुन सकता था, अलबत्ता मेरा अंदाजा था कि उनके दरमियान इस वक्त मैं ही मौजू बना हुआ हूँ। वो लोग जल्द अज जल्द मुझे छापने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मैंने उन सब पर लानत भेजी और उस माहौल से निकल आया। मुझे जो करना था वो कर गुजरा था। अब उनकी बारी थी मुझे खामोशी से उनका तमाशा देखना था। मैंने बदसूर आंखें बंद रखते हुए थर्ड आई को थोड़ी और रहमत दी और पलक झपकने में अपनी रगे जां के पास पहुंच गया। वो इस वक्त भी उसी कमरे में थी जहां मैंने आज पैर में उसे देखा था, मगर इस वक्त वो जाग रही थी। मैंने देखा वो बाहोश व हवास खाने में मसरूफ थी। इसलिए मैं काठमांडू में शाम के 5 सवा 5 बजे थे। इस हिसाब से वहाँ इसराइली में दोपहर का लगभग 1 बजा होगा। ये लंच का वक्त था और साहिल बड़े सलीके तरीके से लंच कर रही थी। काठमांडू के मुकामी वक्त के मुताबिक सवेर 3 बजे जब मैंने साहिल को झांका तो इस वक्त वो बेडरूम में 0 पावर का बल्ब रोशन करके सो रही थी, लेकिन उस वक्त ये कमरा बाकायदा पूरी तरह रोशन था। मैंने साहिल के माहौल में रहते हुए निगाह दौड़ाकर उस बेडरूम का तनकीदी जायजा लिया और ये देखकर मुझे मायूसी हुई कि साहिल के सिवा वहाँ और कोई बंदा बशर मौजूद नहीं था। मैंने सोचा अगर कोई और शख्स वहाँ दिखाई देता तो मैं उसका माहौल पकड़कर इस बेडरूम से बाहर निकल जाता। फिर ये जानने में मुझे कतन कोई परेशानी ना होती कि साहिल वाला बेडरूम किस इमारत में वाक़ है और वो इमारत तल अबीब के किस हिस्से में पाई जाती है। मुझे ये मालूम था इसराइल में रब्बी ने अपना ठिकाना तल अबीब में बना रखा था और ये भी यकीनी था कि साहिल को उसने खुद से दूर नहीं ठहराया होगा। मुझे अव्वल व आखिर साहिल तक पहुंचना था और मेरी आइंदा मंजिल इसराइल के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। मुझे कभी उम्मीद थी यहूदियों की सरजमीन पर कदम रखने से पहले मैं साहिल तक रसाई हासिल करने के लिए कोई लाइट हाउस दरियाफ्त कर ही लूंगा। वैसे एक बात से मुझे बड़ा इत्मीनान हासिल था कि अब मैं बासानी अपनी साहिल तक पहुंचने में कामयाब होने लगा था। पिछले कुछ अरसे से रब्बी ने अपने किसी पुरस्कार अमल के जरिए मेरी तीसरी आंख की राह में हद दर्जा रुकावटें डाल रखी थी। मेरे तसव्वुर की परवाज अपनी मंजिल तक रसाई हासिल करने से पहले ही दम तोड़ जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा था और ये नहायत अच्छा था। मैं बड़ी लगावट और तवज्जो से साहिल को खाना खाते हुए देखता रहा। हमें एक साथ बैठकर खाना खाते हुए मुद्दें गुजर गई थी। कराची में जब वो मुझसे जुदा हुई तो उसके बाद से मेरी जिंदगी एक अज़ाबे मुसलसल बनकर रह गई थी। मैंने उसकी याद में पेट भरकर खाना खाया था और ना ही आंख भरकर सो सका था। रस्म दुनिया और दस्तूर ज़माना अलग बात है, वो अपने साथ ही मेरा सब कुछ भी ले गई थी।
उसके बगैर मैं खुद को खाली खाली महसूस करता। मुझे यूं लगता जैसे मेरी जिंदगी का कोई मकसद ना रहा हो। वो मेरी जिंदगी का हासिल थी मगर मुझे हासिल ना थी। क्या मैं जिंदा था? हाँ, कितनी रातें मैं उसकी सूरत देखे बगैर सोया था और कितनी सुबह मेरी आंखों ने उसके चेहरे को देखे बिना आगाज की थी। उन बेकैफ सुबह और रूखी फीकी शामों के साथ मेरी जिंदगी वो एक रिश्ता हुआ नासूर बन गई थी जिसे साहिल का मरहम ही शफा दे सकता था। मैं साहिल के बारे में सोचते हुए यकटक उसे देखता जा रहा था। वो मेरी तस्वीर से बाहर थी। मैं हाथ बढ़ाकर उसे छू नहीं सकता था, दूर बैठकर देखने पर मजबूर था और वो भी तसव्वुर की निगाह से। इंसान के बस में जितना हो वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता। वह भी तखय्युल की निगाह से उसे चूमने लगा। इल्लमात में वो मुझे एक हाथ की दूरी पर बैठी महसूस हुई। इंसान का तखय्युल अगर ताकतवर हो तो हर शय सिमट कर उसकी आंख में आ जाती है। साहिल भी मेरी आंख बन गई थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई खींच कर साहिल को मुझसे जुदा कर रहा हो। मैंने बड़ी मजबूती से उसे थाम लिया, लेकिन ये मजबूती किसी काम ना आई। वो मेरे तसव्वुर की गिरफ्त से निकलती चली गई, दूर और दूर। फिर वो निगाह से ओझल हो गई। मैं तड़प कर रह गया। उसी लम्हे एक मानूस कहका मेरी समा से टकराया। मैंने उस नकरी आवाज को सेकंड के लाखवें हिस्से में शिनाख्त कर लिया। वो नीलगिरी का मखसूस कहका था। मैंने खड़बड़ा कर आंखें खोल दी। मैं टैक्सी की अकमी निशिस्त पर लियान के पहलू में बैठा हुआ था। वो इस वक्त मेरी ही तरफ देख रही थी। मुझसे निगाह मिली तो उसने तशवीश भरे लहजे में दरियाफ्त किया, कोई प्रॉब्लम है वजदान? नो प्रॉब्लम, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और टैक्सी के बाहर देखने लगा। काशानू की टैक्सी इस वक्त तारागोन होटल के करीब से गुजर रही थी। बुधनाथ वैली तारागोन होटल से ज्यादा दूर नहीं थी। गोया हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे। मैं गहरी संजीदगी से अपने हालात पर गौर करने लगा। इस बात में किसी शक की गुंजाइश तलाश करना नामुमकिनात में से था कि मैंने नीलगरी का ही मखसूस कहका समात किया था। वो 101% नीलगरी ही थी। मैं उसकी आवाज को लाखों करोड़ों आवाजों में बिल्कुल अलग पहचान सकता था। इस सिलसिले में मुझे कोई धोखा नहीं हो सकता था। मैं बेतरह पर्वतों की उस मलका के बारे में सोचने लगा और उसी लम्हे एक और हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ। मैंने टैक्सी की अंदरूनी फजा में एक मखसूस खुशबू रची बसी महसूस की। उस खुशबू से अच्छी तरह आशना था। यह नीलगरी के वजूद की मुनफरिद महक थी। मुझे इस माहौल में भी जाती उसे महका कर रखती थी। तो क्या नीलगरी थोड़ी देर पहले इस टैक्सी में मौजूद थी? इस सवाल ने मेरे अंदर बेचैनी भर दी। मैं बेकरार होकर नीलगरी के बारे में सोचने लगा। कोई और उसके बदन की नशीली खुशबू को चुरा सकता था और ना ही अपना सकता था। मैं बाहर उस तिलिस्मी खुशबू के तजर्बे से गुजरा था और वो रात तो मेरी जिंदगी की एक नाकाबिले फरामोश रात थी जब केडीए स्कीम के एक बंगले में उसने मुझे लज्जत हयात से रोशनास कराया था। वो मेरी जिंदगी का एक अनोखा और मुनफरिद तजर्बा था। मैंने महसूस किया इसी दौरान में लियान मुसलसल मेरा जायजा ले रही थी। उसने चेहरे के तासरात से मेरी बदलती हुई कैफियत का अंदाजा लगा लिया। मैं उसकी मुय्यत में पहले भी 2-3 मरतबा ऐसी कैफियत से गुजरा था और जब उसने मुझसे इस्तफसार किया तो मैं कुछ नहीं कहकर टाल गया था। इस दफा उसकी इस्तफसार का अंदाज बिल्कुल जुदा था। वैदान, कोई याद आ रहा है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं गड़बड़ा कर रह गया। मुझे कौन याद आएगा? मैंने जल्दी से कहा। कोई याद आने वाली शय? उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो, मैंने चिल्ला कर कहा। मैं कलाड़िया की बात कर रही हूँ, वो मानीखेज अंदाज में बोली। ओह, मैं बस इतना ही कह सका। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। मैं उसकी शोख मुस्कुराहट और शरीर नजर की ताब ना ला सका और एक तवील सांस खारिज करते हुए आंखें बंद कर ली। निगाह चुराने का इससे ज्यादा फौरी तरीका मेरी समझ में ना आ सका। खिलाड़िया के हवाले से वो पहले भी मुझे छेड़ चुकी थी। अगरचे ये ऐसा मौका नहीं था कि हम एक दूसरे से छेड़छाड़ करते, लेकिन लियान का अंदाज एक मखसूस पहलू की जानिब इशारा कर रहा था और मैं बखूबी समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहती थी। औरत बड़ी जुद हिस्स और खोजी फितरत की मालिक होती है, बल्कि जिस बात का शक हो वो इस बारे में पूरी यकीन होती है। खिलाड़िया के हवाले से सवाल करते हुए लियान की आंखों में उभरने वाले तासरात चुगली खाते थे कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। बुधनाथ का स्तूपा खटमंडू के शुमाल मशरकी हिस्से में शहर के आखिरी किनारे पर वाक़ है। इसके गिरदा गिर्द बुधमत अफराद की एक बड़ी तादाद आबाद है। इस तरह बुधनाथ वैली वजूद में आ गई है। वैली में बसने वाले बुधमत की अक्सरियत का ताल्लुक तिब्बत से है। काशानू खुद भी उसी मजहब से ताल्लुक रखता था और इत्तफाक से वो भी तिब्बत से आकर खटमंडू में आबाद हुआ था। वैली में रहने वाले 90% बुधमत गालीचा बाफी के पेशे से वाबस्ता है। काशानूक हमें वैली के अंदर से गुजारते हुए आखिरी सिरे पर ले गया और एक घर के सामने ले जाकर टैक्सी रोक दी। इस गली में मुश्किल 5-6 घर होंगे। काशानूक ने हमें टैक्सी में से उतरने को कहा और खुद भी हमारे साथ ही बाहर आ गया। हम दोनों टैक्सी के करीब ही एक तरफ खड़े हो गए तो काशानूक ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं नहीं जानता था वो किसका घर होगा। रास्ते में काशानूक ने सिर्फ इतना बताया, वो हमें अपने किसी खुफिया और महफूज ठिकाने पर ले जा रहा है। ऐन मुमकिन था यही उसका घर, उसका ठिकाना हो। दस्तक के जवाब में एक शख्स ने दरवाजा खोल दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक तिब्बती नकूश वाले उस बूढ़े शख्स की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी, लेकिन मेरा ये अंदाजा सरासर गलत भी साबित हो सकता था।
तिब्बत में रहने वाले बड़ी उम्दा सेहत और तवील उम्र पाते हैं। ऐन मुमकिन था वो शख्स 50 या 90 के पेटे में हो। उस शख्स ने अकीदत और एहतराम के जज्बात के साथ काशानूक का इस्तकबाल किया। ठीक 1 मिनट बाद हम उस घर के अंदर मौजूद थे। काशानूक हमें एक कमरे में ले आया और कहा, आप लोग जब तक जी चाहे यहाँ रह सकते हैं, दुश्मन का भूले भी इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। मेरा ये ठिकाना हर तरह से महफूज और आरामदेह है। मैंने कहा, हम सवाल किया, ये बूढ़ा कौन है? मेरा मुलाजिम है। काशानूक ने बताया, ये इसी घर के एक कमरे में रहता है। मेरी गैर मौजूदगी में ये यहाँ की चौकीदारी करता है। इसका नाम फलूजी है। तुम फलूजी पर भरोसा कर सकते हो। वो एक लम्हे का मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को जारी रखते हुए बोला, आओ पहले मैं तुम लोगों को इस घर का मुआयना करा दूं। हम उसके साथ हो लिए। वो घर 4 बेडरूम्स और एक ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल था। ड्राइंग रूम और एक छोटा बेडरूम बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही दाएं बाएं वाक़े थे। मज़कूरा छोटे बेडरूम में फलूजी रहता था। दीगर 3 बेडरूम्स घर के एक भी हिस्से में वाक़े थे, जिनके आगे एक कुशादा सहन था। काशानूक ने मुझे बताया कि इस घर को वो पे अंग गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। बुद्धनाथ स्तूपा की यात्रा के लिए दूर दराज से आने वाले लोग इंतहाई कम किराए पर वहाँ क़याम करते थे। क़याम के साथ साथ वहाँ ताम की सहूलत भी मुहैया थी। ये काम फलूजी खुद अपने हाथों से करता। जब कभी किसी खास त्यौहार का मौका होता तो बुद्धनाथ वैली यात्रियों से भर जाती। उन दिनों काशानूक का गेस्ट हाउस भी आबाद हो जाता, वरना इक्का दुक्का अफराद ही वहाँ क़याम करते थे। आजकल वो गेस्ट हाउस मेहमानों के वजूद से खाली था। काशानूक हमें घर में घुमा फिरा कर वापस कमरे में लाया तो मैंने उससे पूछा, तुमने फलूजी को हमारे बारे में क्या बताया है? मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे तुम्हारे बारे में खुसूसी हिदायत दे दी है। काशानूक ने जवाब दिया, तुम लोग मेरे खास मेहमान हो। तुम दोनों जब तक यहाँ क़याम करोगे, फलूजी तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा और इसी दौरान में वो किसी और मेहमान को गेस्ट हाउस में नहीं ठहराएगा। वो नहायत अच्छा बावर्ची भी है। तुम मुकामी खानों के अलावा फरमाइश करके भी उससे कोई डिश तैयार करवा सकते हो और मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। काशानूक की बातों से मैंने महसूस किया वो हमें वहाँ छोड़कर कहीं जाना चाहता था। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे फौरी तौर पर नेक्सल वाले फ्लैट पर जाना होगा। उसने बताया, वहाँ के हालात और मामलात को नॉर्मल अंदाज में टैकल करना जरूरी है। ऑन रिकॉर्ड में जानूस के एक खास आदमी हूँ। ये बात किसी को मालूम नहीं कि मेरी वफादारियाँ डॉक्टर मूंग के लिए हैं, लिहाजा मुझे वहाँ बहुत से मामलात निपटाना होंगे। दुश्मनों के बीच रहते हुए मुझे ताज़ा तरीन हालात की खबर भी रहेगी। मैं अब कल सुबह इस तरफ आऊँगा। तुम लोग इत्मीनान से यहाँ आराम करो और अगर घर से बाहर निकलने का मूड हो तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना। वैली से बाहर कदम निकालने की कोशिश ना करना। मेरे ख्याल में इस वैली के अंदर तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। मैंने कहा, तुम कल जब यहाँ आओ तो मेरा एक काम करते आना। हाँ हाँ। वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने जीन्स की जेब में से मोबाइल निकाल कर उसे दिखाया और कहा, मुझे सेल का चार्जर चाहिए होगा। जानूस ने मुझे और लीजान को जो मोबाइल फोन दिए थे वो एक ही कंपनी के थे, लिहाजा एक चार्जर हम दोनों के इस्तेमाल में आ सकता था। जानूस के साथ उसकी यादाश्त और मामलात भी फना हो गए थे, चुनाचे हम उन मोबाइल फोन्स को बेफिक्री से अपने काम में ला सकते थे। इस बात का खतरा बाकी नहीं रहा था कि फौरी तौर पर कोई हमारे कनेक्शंस को बंद करवा देगा। जब तक गाड़ी चल सकती थी इसे चलाना चाहिए था। काशानूक ने हाई फाई ट्राई बैंड GSM मोबाइल फोन को हाथ में लेकर तारीफी निगाह से देखा और बोला, ठीक है, मैं इस कंपनी का चार्जर ले आऊंगा और स्क्रैच कार्ड भी। फिर एक लम्हे का तवक्कुफ देकर उसने पूछा, तुम्हारे पास लाइन कौन सी है? मैंने उसे अपने मोबाइल का नंबर बताया और कहा, इसे नोट कर लो, किसी हंगामी सूरत में काम आएगा। लियान के पास भी इसी कंपनी की लाइन है। उसने मेरा नंबर अपने मोबाइल में फीड करने के बाद अपना नंबर भी मुझे दे दिया और बोला, नेक्सल वाले अपार्टमेंट में तुम लोगों का सामान भी रखा है, मैं वो भी साथ ले आऊंगा। वैसे इस कमरे की अलमारी में मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, फिलहाल तुम इनसे गुजारा कर लो। मैं कभी कभी एक आध रात यहाँ भी ठहर जाता हूँ। गुजारा तो हम कर ही लेंगे, लेकिन तुम हमारे सामान को उसी अपार्टमेंट में रहने दो तो अच्छा है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जानूस ने जोगिंदर पाल को हमारे बारे में सब कुछ बता रखा था, लिहाजा कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि शक तुम्हारी तरफ चला जाए। तुम हमारे सामान को नॉर्मल अंदाज में जूं का तू वहीं छोड़ दो। वहाँ अलबत्ता हमारे फोन वाली पैकिंग को पहली फुर्सत में जाया कर देना। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं समझ गया। मैं कल आते हुए तुम्हारे लिए जरूरी सामान और कपड़ों वगैरह का बंदोबस्त भी कर दूंगा। उसके बाद वो अपनी टैक्सी में वहां से रुखसत हो गया। काशानूक के जाने के बाद फलूजी हमारे पास आया और रात के खाने के बारे में पूछने लगा। वो गुजारा चलाओ अंग्रेजी बोल लेता था। मैंने उसे जो भी मुख्तसर गुफ्तगू की उससे अंदाजा हुआ वो एक बुर्दबार और मामला फहम इंसान था। मैंने उसे खाने के बारे में बता दिया कि 2 घंटे बाद खाएंगे। वो हमें उस कमरे में छोड़कर घर के दूसरे हिस्से में चला गया। मैंने लीजान से कहा, क्या नहाने का मूड है? हमने 1 बजे दोपहर निक्सल वाले अपार्टमेंट में भरपूर बात लिया था, लेकिन जोगिंदर पाल वाले बंगले में हम जिन हालात से गुजरे वो एक तवील शावर का तकादा कर रहे थे।
थकन ने हमारे जिस्मों को बेहाल कर रखा था। पिछले 2 दिन से हम मारामारी में इस कदर मसरूफ थे कि पूरी तरह आराम करने का मौका नहीं मिल सका था। इस हवाले से आने वाली रात हमारे लिए किसी तोहफे से कम ना थी। हम बेफिक्री से अपनी नींद पूरी कर सकते थे और सोने से कबल अगर गर्म शावर ले लेते तो ये सोने पर सुहागे वाली बात होती। इस मूड की क्या बात है, उसने जवाब में कहा। मैं एक भरपूर बात की जरूरत महसूस कर रही हूँ, लेकिन क्या नहाने के बाद भी हम यही लिबास दोबारा पहनेंगे? उसका सवाल नहायत अहम था। जवाब देने से पहले मैंने उस दीवार गिर अलमारी की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया जिसका जिक्र काशा नूक ने किया था। मैंने मज़कूरा चौबी अलमारी खोलकर अंदर झांका। वहाँ अच्छे खासे कपड़े मौजूद थे जो बाकायदा किसी लॉन्ड्री से धुल कर आए थे। उनमें ज्यादा तादाद जीन्स और हर किस्म की शर्ट्स की थी। एक जानिब हैंगर्स पर 2 गर्म जैकेट्स भी टंगी दिखाई दे रही थी। जीन्स एक ऐसा लिबास है जिसे मर्दों तन एक सा इस्तेमाल में ला सकते हैं। काशानू की हाइट हम दोनों के दरमियान थी। उसकी जीन्स मेरे जिस्म पर तो चल जाती, अलबत्ता लियान को पांचे फोल्ड करना पड़ते। थोड़ा सा मसला कमर के साथ भी पेश आ सकता था। बहरहाल मजबूरी शुक्रिया का नाम है। सोकर रात गुजारने के लिए वो लिबास बुरा नहीं था। काम बन गया। मैंने लियान की तरफ देखते हुए कहा, पहले तुम शावर ले लो, बाद में मैं लूंगा और अपने लिए किसी लिबास का भी इंतखाब कर लो। बात खत्म करते ही मैंने अलमारी की जानिब इशारा किया। नहाने के बाद तुम्हें मैला लिबास पहनने की जरूरत नहीं है। लिया ने नजरिया जरूरत के तहत अपने लिए लिबास मुंतखब कर लिया। जब वो वॉशरूम की जानिब जाने लगी तो मैंने कहा, अपना सेल मुझे दे दो। उसने अपनी जेब में से मोबाइल फोन निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। मैं अपने सेल को काफी इस्तेमाल कर चुका था, लिहाजा उसकी बैटरी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, जबकि लियान के सेल की बैटरी फुल चार्ज शो कर रही थी। उसने मोबाइल को बराए नाम ही इस्तेमाल किया और वो भी कॉल सुनने की हद तक। इस वक्त में रब्बी मोशे खाइमन से हम कलाम होने का इरादा रखता था। मैंने जोगिंदर पाल के बंगले में उस तक ये इतला पहुंचा दी थी कि वो अपने मोबाइल को ऑन रखे। मैं थोड़ी देर बाद उससे रब्ता करूंगा और ये थोड़ी देर अब लगभग 1.5 घंटे में बदल चुकी थी। मैं एक आराम चेयर पर इजी होकर बैठ गया और लियान वाले मोबाइल से रब्बी मोशे खाइमन के सेल पर फोन किया। शायद वो बड़ी बेताबी से मेरी कॉल का इंतजार कर रहा था। पहली घंटी पर ही उसने रिसेप्शन दिया। हेलो। उसकी मखसूस आवाज मेरी समाज से टकराई। बैड आफ्टरनून मोशे खाइमन। मैंने कहा, तुम कैलूला तो नहीं कर रहे थे? ओह, ये तुम हो। उसने मेरी आवाज पहचान ली। क्या कोई और भी हो सकता है? मैंने सुलगाने वाले अंदाज में कहा। तुमने अपने जराइम में बड़ा संगीन इजाफा कर लिया वजदान। वो फुनकार से मुशाबा आवाज में बोला। मैंने तुर्की बतुर्की कहा, और तुम कदम कदम पर नेकियां कमा रहे हो ना? वो मेरे तंज को नजरअंदाज करते हुए बोला, बताओ तुमने डैन खारवे और कलाडिया के साथ क्या किया है? मेरा ख्याल है तुम्हें उनके हसरतनाक अंजाम की खबर मिल चुकी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वहाँ जोगिंदर पाल के बंगले पर इसराइली एम्बेसी के हमले के चंद अफराद मौजूद हैं जो तुम्हारे इशारे पर ही हरकत में आए हैं। तुम यूं अनजान बनकर अपना दामन बचाने की कोशिश ना करो। उसने गंभीर अंदाज में कहा। तुमने जोगिंदर पाल के बंगले का जिक्र इस तरह किया जैसे वहां से काफी दूर हो। वह टटोलने वाले अंदाज में बोला, उस बंगले से तो क्या, मैं तुम्हारे वहम और गुमान से भी दूर निकल चुका हूँ। मैंने उसे चक्कर देने की खातिर कहा। तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि मैं इस वक्त काठमांडू से बाहर बल्कि नेपाल से बाहर जा चुका हूँ। नामुमकिन। वो कतियत से बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम किसी खुशफहमी में मुब्तला रहने के लिए मेरी तरफ से आजाद हो, मैंने कहा। वो बड़ी रौनक से बोला, मैंने काठमांडू में तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछा दिया है कि तुम अब किसी भी राह से वहां से बाहर नहीं जा सकते। बहुत जल्द तुम्हें पकड़ दिया जाएगा। ऐसे कई जाल तुमने अमेरिका में भी मेरी राह में बिछाए थे। मैंने उसके जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा, लेकिन देख लो मैंने किस तरह तुम्हारे जालों का सत्यानाश मार के रख दिया। मैं एक लम्हे के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी तालियां सुनने के लिए फोन नहीं किया। बताओ मेरी साहिल को कब वापस कर रहे हो? तुम जब चाहो साहिल मिल जाएगी। मैंने कब उसकी चाहत नहीं की। तुम्हारी चाहत खोखली है फैतान। कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर साहिल देने को तैयार हूँ, और वो शर्त ये है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। मैंने तलखी से कहा, पहले यही शर्त थी, लेकिन अब मैंने तुम्हारी खातिर अपने मुतालबे को थोड़ा नरम कर लिया है। मैं तुम्हारी नरमी का लफ्जी मुजाहरा देखने को बेकरार हूँ। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, बताओ तुम मुझ पर कौन सी मेहरबानी करने वाले हो? वो मेरे तुरश अल्फाज को बुरा मुंह बनाए बगैर पी गया और गंभीर अंदाज में बोला, वैदान तुमने मुझे यहूदी कौम को और अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारी जराइम की फहरिस्त इतनी तवील और संगीन है कि तुम्हें कम अज कम 500 साल की सख्त सजा मिलनी चाहिए। जानता हूँ, मैंने कते कलामी करते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे अमेरिका दुश्मन का टाइटल दे रखा है। मैं तुम्हारी नजर में दहशतगर्द नंबर 1 हूँ और तुम्हारे लिए मोस्ट वांटेड। लेकिन ये भी तो देखो, ये सब कुछ तुम ही लोगों का किया धरा है। मैं एक लम्हे के लिए सांस लेने को रुका, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी किया हिफाजत खुद इख्तियारी में किया या फिर तुम्हारी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जरा अपने गिरेबान में भी जान कर देख लो, तुम लोग जो भी कर रहे हो वो जराइम की बेकुनी कहलाएगा, और तुम्हारी ज्यादती जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद करे तो तुम लोग उसे दहशतगर्द करार देते हो। तुम्हारा ये खुद साख्ता असूल बहुत ही मुनाफिकाना और जालिमाना है। दरहकीकत तुम लोग इस जमीन के सबसे बड़े गुंडे और दहशतगर्द हो।
मैंने दिल का गुबार निकालने के लिए रब्बी को खरी खरी सुना डाली। वो मुतहम्मिल लहजे में बोला, फैतान तुम बहुत उम्दा जज्बाती तकरीर कर लेते हो। बहरहाल मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारे सिलसिले में मैंने अपनी पॉलिसी को बड़ी हद तक नरम कर लिया है। मैं तुम्हारे संगीन तरीन तमाम जराइम माफ करने को तैयार हूँ और उसके साथ ही साहिल को भी तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। बस तुम्हें मेरी सिर्फ एक बात मानना होगी। जल्दी से वो बात भी बता दो। वो खामोश हुआ तो मैंने कहा। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, मुझे सिर्फ वो 5 नायाब पत्थर चाहिए जो बुद्ध नील कुंड वाली इबादतगाह के तय खाने में महफूज हैं। एक हाथ लोगों के उसूल के मुताबिक तुम वो पत्थर मेरे हवाले कर दो, मैं साहिल को तुम्हें सौंप दूंगा। वो कमबख्त मेरी साहिल को रंग बरंग पत्थरों में तोल रहा था, एक इंसान को मट्टी में रोल रहा था। उसकी बात सुनकर मैं ताव में आ गया। मैंने कटीले लहजे में कहा, तुम तो इस दुनिया के सबसे ज्यादा बाइख्तियार इंसान हो, फिर एक मामूली से काम के लिए मेरे मोहताज क्यों हो? ये मामूली काम नहीं है फैतान। उसकी आवाज में बला का ठहराव था। मेरे तजर्बे और मुशाहिदे ने मुझे बताया ये काम इतना सहल नहीं जितना ये जाहिर दिखाई देता है, और मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि ये मुश्किल काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। गोया रब्बी मोशी हाइमन ने खुलकर अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया था। मैंने कहा, रब्बी तुम भी अजीब मुतदाद बातें कर रहे हो। एक तरफ कहते हो तुमने मुझे ट्रेप करने के लिए खटमंडू के चप्पे चप्पे पर पैरे बिठा रखे हैं, उसके साथ ही दूसरी जानिब ये भी वादा कर रहे हो कि अगर मैं इबादतगाह के तय खाने से वो 5 कीमती पत्थर निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम बड़ी शराफत से मेरी साहिल को आजाद कर दोगे। ये मुनाफकानापन की इंतहा नहीं है, तुम्हारी समझ का हेर फेर है फैतान। उसने ठोस लहजे में कहा, वरना मैंने तो एक नायत ही सिंपल बात की है। तुम जज्बात में बह जा रहे हो, शायद तुमने मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुना। मैंने कहा, मैं तवज्जो से सुनूं या आदम तोजी इसे इस हकीकत से तो बदल नहीं जाएगी, और सच्ची बात तो ये है कि तुम मुझे कोई नया फरेब देने की कोशिश में हो। मैं तुम्हारी बदगुमानी का कोई इलाज नहीं कर सकता। वो बरहमी से बोला। मैंने कहा, इलाज की मुझे नहीं बल्कि तुम्हें जरूरत है, और तुम्हारा इलाज मैं ही करूंगा। तुम उल्टी खोपड़ी के आदमी हो। वो मेरे अल्फाज की कड़वाहट को नजरअंदाज करते हुए बोला, मैंने तुमसे एक सीधी और खरी बात की है, तुम पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल रहे हो। तुम और सीधे और खरे भी। मैंने सहदाइया लहजे में कहा, मेरा कहका लगाने को जी चाह रहा है। कहका लगाना या रोना ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। वो खफगी अमेज लहजे में बोला, मैं अपनी पेशकश को दोहरा रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनो। मैंने कुछ न कहा और सेल को कान से लगाए खामोश बैठा रहा। इसी दौरान में लियान वॉशरूम से निकल आई। मुझे सेल के साथ मसरूफ देखकर वो चुपके से बेड के किनारे पर आ बैठी। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया और रब्बी की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो कह रहा था, वैदान अगर तुम मेरे मतलूबा 5 पत्थर इबादतगाह के तय खाने से निकाल लाओ तो मैं जहां तुम कहोगे तुम्हारी साहिल को वहीं पहुंचा दूंगा। पहले तुम साहिल को वसूल करना, फिर पत्थर मेरे आदमी के हवाले कर देना। बोलो मंजूर है? और इसके बदले तुम मेरी अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दोगे? बिल्कुल। वो कतिये से बोला, तुम इसे एक साफ शफाफ किस्म की सौदेबाजी समझ लो। मैं अपनी मर्जी से सौदागरी करता हूँ। मैंने कहा, इसलिए तुम्हारी पेशकश मुझे मंजूर नहीं है। तुम अपनी जिंदगी की आखिरी गोल्डन चांस को गंवा रहे हो। उसके लहजे में धमकी शामिल होगी। मैंने उसी के अंदाज में कहा, मैं अपना अच्छा बुरा बखूबी समझता हूँ। इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो कि वो कीमती पत्थर तुम अपनी जिंदगी में कभी हासिल कर सकोगे। तुम इन्हीं के तसव्वुर में हसरतनाक मौत मरोगे। काश इस वक्त मैं वीडियो फोन पर रब्बी से खम कलाम होता। मेरे तीखे अल्फाज उसके चेहरे के नकूश को जिस तरह बिगाड़ा होगा वो नजारा बड़ा महफूज गुन साबित हो सकता था। मैं तसव्वुर में उसे पीछो ताब खाते हुए देख रहा था कि उसकी सरसराती आवाज मेरी समा तक पहुंची। फैतान, मेरे पास ताकत और इख्तियार की कोई कमी नहीं है, और तुम जवानी और तजर्बे की ताकत से माला माल हो। याद रखो, जब भी इख्तियार और जवानी की ताकत आपस में टकराती हैं तो बड़ी आफत मचाती है, फिर सब कुछ तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है। ये दोनों कुव्वतें पिछले कुछ अरसे से आपस में टकराती चली आ रही हैं। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, और फरीकैन इस टकराव से खातिर ख्वाह नुकसान भी उठा रहे हैं। तुम इस वक्त मुझे कौन सी नई पट्टी पढ़ा रहे हो? अफसोस, वो अजीब से लहजे में बोला, इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए फायदे की कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बहरहाल, मैंने तुम्हारे सामने जो पेशकश रखी है वो महदूद मुद्दत के लिए है। इसके बाद हमारे दरमियान मुसाहलत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। मैंने दो टूक अंदाज में उस पर वाजे कर दिया। देखो मोशी हाइमन, ये मोहतरम और काबिल सद तकलीद रब्बी तुम दूसरों के लिए होगे। मैं वो लोग आकर तुम्हें अपना दुश्मन समझता हूँ। चुनाचे इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी किसी चाल में आऊंगा। उन 5 पत्थरों की तरफ से तो तुम मुंह धो रखो और मुझे भी दोस्त बनाने की कोशिश खत्म कर दो। मैं सांस लेने के लिए थोड़ा मुतवक्कफ हुआ, फिर सिलसिला इकराम को जारी रखते हुए कहा, सच्ची बात यह है कि तुम उन पत्थरों के उसूल के सिलसिले में बुरी तरह मायूस और नाकाम हो चुके हो, इसलिए मेरी मिन्नत खुशामद पर मजबूर हो, जबकि मैंने कभी मायूस होना नहीं सीखा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक दिन अपनी साहिल को तुम्हारे चुंगल से जरूर आजाद करा लूंगा, और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। कीप इन माइंड मोशी हाइमन। उसने चिल्लाकर फोन बंद कर दिया। ये भी उसकी नाकामी का एक मुकम्मल सबूत था।
यहूदियों की चालबाजी और मक्कारी पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं अगर ये सोचता कि रब्बी मेरे लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा रखता है तो ऐसा सोचना सरासर हमाकत होती। उसकी रगों में कीना परवर और मुंतकिमुल मिजाज खून धो रहा था। वो मेरी हमदर्दी और भलाई के बारे में कैसे सोच सकता था। अमेरिका और पूरी यहूदी कौम मुझे खतरनाक दहशत गर्द करार दे चुके थे। ये लोग तो अपने खिलाफ एक लफ्ज बोलने वाले को माफ नहीं करते, उस पर ढेरों उल्टे सीधे मुकदमे बनाकर सारी जिंदगी के लिए आहनी सलाखों के पीछे फिट कर देते हैं। मैंने तो रब्बी और उसकी लाबी को जितना नुकसान पहुंचाया वो दिन रात उसके शुमार में मसरूफ थे और उसे ज़रब दर ज़रब करने के चक्कर में थे। मैं रब्बी की किसी साजिशाना चाल में क्यों करा जाता। लियान मेरे और रब्बी के दरमियान जारी रस्सा कशी से पूरी तरह आगाह हो चुकी थी। वो भी रब्बी के लिए अपने दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा रखती थी। उसके शोर की अलमनाक मौत का जिम्मेदार भी रब्बी ही था। मैंने सेल को ऑफ करके एक तरफ रखा और वो मेरी जानी मुतवज्जो हो गई। मैंने उसे मुख्तसरन अल्फाज में रब्बी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा उसने भी सुन लिया था। मेरी बात मुकम्मल हुई तो उसने कहा, वजदान, रब्बी किसी भी तरीके से तुम्हें अपने काबू में करना चाहता है। यह नई चाल भी उसने इसी सिलसिले में चली है। मैंने कहा, मैं उसकी चालबाजियों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तुमने उससे साहिल की खैरियत भी पूछी? हम उसकी कैद में ठीक है। लियान को मुतमईन करने के लिए मैंने ये बात अपनी तरफ से कह दी थी। उसके इल्म में नहीं था कि मैं टैक्सी में सफर के दौरान में साहिल की खैरियत मालूम कर चुका हूँ। वो ये तो समझ गई थी कि मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो किसी खास काम में मसरूफ हो जाता हूँ। किस काम में, शायद इस बात को उसे ठीक ठीक अंदाजा नहीं था। लियान जितनी मेरे तजर्बे में आई थी उसकी बिना पर मैंने उसे भरोसे के काबिल पाया था। उसने अब तक डटकर मेरे दुश्मनों का सफाया किया था। मुझे यकीन था वो मेरी खातिर अपनी जान को तो दाव पर लगा सकती है, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसके बारे में मैंने यही फैसला किया था कि किसी मुनासिब मौके पर मैं उसे अपनी आंखें बंद करने के राज से आगाह कर दूंगा ताकि उसका जहन ख्वाह मुखा किसी उलझन में गिरफ्तार ना हो। लियान एक भरपूर बात ले चुकी थी, अब मेरी बारी थी। रब्बी मोशी आयमन ने अपनी मुनाफकाना बातों से मेरे दिमाग का दर्जा हरारत खासा बुलंद कर दिया था। लोहा लोहे को काटता है, मैं भी गर्म शावर के जरिए अपने वजूद में फैली हुई तपश को दूर करने लगा। रात का खाना हमने 8 बजे खाया। काशानूक ने फरूजी की बजा तारीफ की थी। उसके हाथों में वाकई बहुत लज्जत थी। खाने से फारिग होने के बाद मैंने लियान से कहा, बाहर का राउंड लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इस ड्रेस में तो मैं हरगिज़ बाहर नहीं निकलूंगी। उसने जीन्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं ज़ेर लब मुस्कुरा कर रह गया। वो थोड़ा सा खफीफ हुई, ताम खामोश रही। बात दरअसल ये थी कि काशानूक का लिबास मेरे लिए तो बड़ी हद तक मुनासिब था। जीन्स की लंबाई वैसे भी कुछ ज्यादा ही होती है, जिसने हमारे दरमियान कामत के तफावुत का मसला हल कर दिया था। लेकिन लियान इस मसले में खासा अनईजी महसूस कर रही थी। उसने जीन्स के पांचे तो बोड़ दिए थे लेकिन वेस्ट प्रॉब्लम कर रही थी। हालांकि उसने जीन्स में बेल्ट भी लगा लिया था। कमर में 1-2 इंच का फर्क हो तो चल जाता है, मगर 4-5 इंच का फर्क बेल्ट लगाने के बावजूद भी एक मुसीबत खड़ी कर देता है। नतीजतन हमने घर से बाहर निकलने का इरादा तर्क कर दिया। वो पूरा दिन और उससे गुज़िश्ता वाली रात हमने मुसलसल सफर और मारा मारी में गुजारी थी। इसी दौरान में अगरचे इबादतगाह की तरफ से खटमंडू आते हुए हमें थोड़ी नींद पूरी करने का मौका मिला था, लेकिन किसी आरामदेह बिस्तर पर दराज होकर ली जाने वाली पुरसुकून नींद और जीप की हिचकोलेदार सीट पर मजबूरी की हालत में आ जाने वाली नींद में जमीन आसमान का फर्क होता है। चुनाचे जब हमारे पेट में खुश जायका खाने ने जगह बनाई और हमारे सामने फिलहाल कोई मसरूफियत भी बाकी ना रही तो जिस्मो जान की सारी थकन अचानक ही हम पर हमलावर होगी। लियान ने एक तवील जमाई लेते हुए कहा, मेरा तो जी चाह रहा है ऐसी लंबी तान कर सोऊं कि फिर रोजे हशर ही आंख खुले। तुम लंबी तान कर जरूर सो जाओ, लेकिन रोजे हशर को ज़हन में लाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी नींद भरी आंखों में देखते हुए कहा, बस ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक बेदार हो जाना। हमें आइंदा को प्रोग्राम भी बनाना है। मैं तुम्हारे जागने के इंतजार में क़यामत तक यहाँ बैठा नहीं सूख सकता। इस लतीफ मजाक पर वो धीरे से मुस्कुरा दी और कमरे में चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए बोली, हम सोएंगे किस तरह? मैं उसके सवाल की तह में पहुंच गया। इस कमरे में दरमियाने साइज का सिर्फ एक ही बेड बिछा हुआ था। इस बेड के अलावा एक आर्म चेयर, छोटी सी ड्रेसिंग, एक दीवारगीर चौबी अलमारी वहां मौजूद थी। कमरे का फर्श कालीन पोश था। लियान ने एक बेड की तरफ देखते हुए सोने वाली बात की थी। मैं नाराज वक्त की हालत को धोने के लिए थोड़ा गैर संजीदा हो गया। लियान से तफरीह लेते हुए कहा, सोने का एक नहायत ही आसान टोटका मुझे मालूम है। बोलजन ज़दा नजर से मुझे देखने लगी। तुम कौन से टोटके की बात कर रहे हो? कहीं भी खड़े होकर या बैठकर या फिर दराज होकर आंखें बंद कर लो। मैंने इंतहाई संजीदा लहजा इख्तियार करते हुए कहा, और बस सो जाओ। वजदान, क्या तुम ऐसे हालात में भी मजाक कर लेते हो? वो हैरत से बोली। मैंने भी हैरान होकर पूछा, क्या हंसी मजाक के लिए किसी खास किस्म के हालात दरकार होते हैं? तो मेरा मतलब था कि मतलब की बात बाद में करेंगे। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, फिलहाल सबसे अहम मौजू और जरूरत हमारी नींद है।
शराफत से इस बेड पर लेट जाओ और पलक झपकने में वादी नींद में उतर जाओ। और तुम? वो मेरी जानिब उंगली उठाते हुए बोली, क्या तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है? मैं आराम चेयर पर अपनी नींद पूरी कर लूंगा, मैंने सादगी से जवाब दिया। वो मानीखेज अंदाज में बोली, ये आराम चेयर नहीं, आराम चेयर है। तुमने सुना नहीं? नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो फिर इस सूली पर मुझे ही चढ़ने दो। ये नहीं हो सकता लीजान। क्यों नहीं हो सकता? मैंने उससे बहस में उलझना मुनासिब ना समझा और टालने वाले अंदाज में कहा, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। अगर आराम चेयर पर नींद ना सकी तो नीचे कालीन पर लेट जाऊंगा। फिलहाल मैं फलूजी से थोड़ी गपशप करने जा रहा हूँ, तुम इत्मीनान से बेड पर सो जाओ। उसने भी ज्यादा मुजाहमत नहीं की और जाकर बिस्तर पर दराज हो गई। मैं कमरे से जाने लगा तो उसने कहा, जल्दी आ जाना वजदान, क्या तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में डर महसूस होगा? मैंने पूछा। नहीं, वो कतियत से बोली, मैं तुम्हारे आराम और नींद की वजह से कह रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को जहन में रखूंगा। मैंने उस पर अलविदाई निगाह डालते हुए कहा, बहरहाल मेरा इतना ख्याल रखने का नहायत शुक्रिया। वो बड़े दिल अवेज अंदाज में मुस्कुराई तो मैं कमरे से बाहर निकल आया।